हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। जी हाँ दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आपको टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं सबसे पहले पेपर करेंसी के बारे में। तो पेपर मनी जो है, इसके लिए कहा जा रहा है कि पेपर मनी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री टू इट्स क्रेडिट। पेपर मनी की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। शुरुआत करते हैं चाइना से कि भाई चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक यूज ऑफ पेपर करेंसी इन द 9th सेंचुरी। भाई, जहां पे 9th सेंचुरी में दुनिया भर में सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे, जिसे हम गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन कहते हैं, वहीं पे चाइना एक ऐसा देश था जो पहला देश था जिसने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले पूरी दुनिया में, वो भी 9th सेंचुरी में। द यूज ऑफ पेपर मनी ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। अच्छा, ये फैलाने वाला कौन था? मार्को पोलो नाम का एक ट्रैवलर था जो यूरोप से चाइना गया था। ट्रैवलर मतलब घूमने के लिए गया था, ठीक है। और चाइना में जाकर के उसने ये चीज देखा कि भाई चाइना के लोग पेपर करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मार्को पोलो भैया जो यूरोप से गए थे चाइना, वो जब चाइना से लौट करके आए यूरोप, तो उन्होंने ये बात बताई कि भाई वहां पे तो भाई सोने चांदी के सिक्के तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ पेपर करेंसी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्यों ना हम पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करें। तो मार्को पोलो यूरोपियन ट्रैवलर वो था जो चाइना से ये सारी की सारी पेपर करेंसी का जो इंफॉर्मेशन है वो यूरोप लाया और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। आगे कह रहे हैं, बट पेपर मनी ऑन अ लार्ज स्केल बिगेन टू बी यूज्ड ओनली इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज। ठीक है, शुरुआत 9th सेंचुरी में हो गई थी, लेकिन 17th और 18th सेंचुरी में बड़े पैमाने पे इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने लगा। द यूज ऑफ पेपर मनी बिगेन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में, मतलब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1900 में भी हमारे देश में सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे। तो 19th सेंचुरी में कहीं ये कहा जाता है कि 1936 में गोल्ड और सिल्वर कॉइन को डिमोनेटाइज किया गया और फिर पेपर करेंसी को प्रॉपर तरीके से यूज करना शुरू कर दिया गया। आगे इन्होंने कहा कि जो बैंक ऑफ बंगाल है वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू हैव इशूड पेपर करेंसी इन 1806। दोस्तों, बैंक ऑफ बंगाल, ये बंगाल इतना फेमस इसलिए क्योंकि बहुत लंबे समय तक इंडिया का कैपिटल बंगाल रहा है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल में आकर के स्टैब्लिश हुई थी। और बंगाल बहुत बड़ा था 1806 में। उस जमाने में तो भाई बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों एक ही था, तो बहुत ही बड़ा पार्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पेपर मनी के बारे में कहा है कि जो पेपर मनी है वो क्लासिफाई किया जा रहा है 4 हेड्स के अंदर, 4 हेडिंग के अंदर, जिसमें सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, दूसरा है कन्वर्टेबल पेपर मनी, तीसरा है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी और चौथा है फिएट मनी। दोस्तों, आज हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और आने वाले पार्ट्स में हम बाकी पार्ट्स कवर करेंगे, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी और फिएट मनी। आइए समझते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी किसे कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के बारे में सबसे पहली बात कही जा रही है कि दिस टाइप ऑफ पेपर इज फुल्ली बैक्ड अप बाय गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स। तो ये जो पेपर मनी है, पेपर भी बोल सकते हैं पेपर मनी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो पेपर है या पेपर मनी है, ये पूरी तरीके से गोल्ड और सिल्वर रिजर्व से बैक्ड किया जाता था, मतलब इसका एक बैकअप होता था। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए का सिल्वर है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, या 1,000 रुपए का गोल्ड है, तो वो क्या करेगा कि जितने का गोल्ड या सिल्वर का बैकअप अपने पास रखेगा, उतने की वो पेपर करेंसी इशू करेगा। तभी उस पेपर करेंसी की वैल्यू होगी, क्योंकि उतने रुपए का गोल्ड या सिल्वर का रिजर्व अपने पास उन्होंने मेंटेन किया है। तो ये तो भाई पहले की बात थी। आज के टाइम पे क्या होता है दोस्तों? आज के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं कि पेपर मनी इशू करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व नहीं रखता, वो रखता है फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व। तो जितना फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रख सकता है, उतने की पेपर करेंसी, इंडियन करेंसी इशू कर सकता है आरबीआई, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इन द बिगनिंग जो मेन ऑब्जेक्टिव था इशूइंग पेपर करेंसी वाज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेटल्स कॉन्सिक्वेंट अपॉन वियर एंड टीयर, डेप्रिसिएशन ऑफ मेटालिक कॉइन्स। तो भैया जो भी मेटल्स की चीजें होती हैं, आपको मालूम है कि उसे लंबे समय तक जब आप यूज करते हैं तो वहां पे वियर एंड टीयर होता है, उसका वजन कम हो जाता है, ठीक है। इस्तेमाल बार बार अगर आप करेंगे तो वजन कम हो जाएगा, और ये बहुत ही प्रेशियस मेटल है। तो मेन मकसद क्या था कि जो मेटालिक कॉइन्स थे उनमें वियर एंड टीयर होता था, और वो बहुत वैल्यूएबल मेटल्स थे, ठीक है। तो उनका जो डेप्रिसिएशन है, जिसकी वजह से वेस्टेज हो रहा है, उसे कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए पेपर करेंसी को शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया था। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था। Hence, metallic reserves equivalent to the
वैल्यू ऑफ पेपर नोट्स इशूड वर मेंटेन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो क्या करते थे कि जितने रुपए का वो पेपर करेंसी इशू करते थे उतने रुपए का गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व मेंटेन करते थे, बैकअप करते थे, जैसे मैंने ऊपर ये आपको बताया था। आगे कह रहे हैं द डिमांड फॉर कन्वर्टिंग पेपर नोट्स इनटू कैश वाज मेट बाय मेकिंग यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर केप्ट इन द रिजर्व्स। तो जो डिमांड है कन्वर्टिंग पेपर नोट्स इनटू कैश, वो जो भी आपने गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स को अपने पास रखा हुआ है वहां से आप पूरा कर सकते थे। नॉर्मली क्या था कि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि आपके पास जो भी पेपर करेंसी है उसे आप इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है, ये पूरा कॉन्फिडेंस था लोगों में कि भाई वो जब मर्जी तक अपने पेपर करेंसी को कन्वर्ट करा सकते थे। लेकिन सरकार ने बोला था कि देश हित में ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पेपर करेंसी को इस्तेमाल करें, और इन केस अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना है तब आप इसे कन्वर्ट कराएं। ठीक है, नॉर्मली तो आप कोशिश करें कि आप पेपर करेंसी अपने पास रखें, लेकिन ठीक है अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसे गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। आगे कह रहे हैं 10 अंडर द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी gold and silver equivalent to the value of paper notes issued were kept in the reserves by the monetary authority। तो लास्ट में यही इन्होंने ये बोला कि जो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी था उसमें होता क्या है कि जो भी पेपर करेंसी इशू की जा रही है उतने ही वैल्यू का गोल्ड और सिल्वर रिजर्व अपने पास जो मॉनेटरी अथॉरिटी अथॉरिटी होती है मेंटेन करती है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में सबसे पहले कह रहे हैं नो फियर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब आप सभी जानते हैं कि जहां पे गुड्स इकोनॉमी के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, तो जब इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसे बढ़ जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ गई तो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मनी की खुद की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जनरली गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में क्या होता है कि कोई डर नहीं होता इन्फ्लेशन का। There is no fear of inflation under this system. The reason is obvious. Under this system, paper money cannot be issued unless an equivalent amount of gold and silver is kept in the reserves. Since gold and silver are not available in unlimited quantities, there is no possibility of an excess issue of paper money. साधारण भाषा में इन्होंने ये बोला कि क्योंकि ये जो गोल्ड और सिल्वर की जो रिजर्व्स होते हैं, ये जो गोल्ड और सिल्वर जो मेटल्स है इसका जो भी रिजर्व है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हर हर देश के पास मौजूद है। अगर ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता तो आप अनलिमिटेड लेवल पे आप पेपर करेंसी आप इशू कर सकते थे जिससे इन्फ्लेशन आ सकता था। क्योंकि ये लिमिटेड होता है और जितने वैल्यू का आप रिजर्व रखेंगे उतनी वैल्यू का आप क्या कर सकते हैं, पेपर करेंसी आप इशू कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्फ्लेशन नहीं आता। आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व है। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर सॉरी, आप बहुत सारा पेपर करेंसी इशू कर सकते हैं तो इन्फ्लेशन आ जाता है क्योंकि वो अनलिमिटेड है। ठीक है, सेकेंड वन इज इकोनॉमी इन द यूज ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स। अंडर दिस सिस्टम जो मनी है इज नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी है वो गोल्ड और सिल्वर का तो नहीं बना है। On the contrary, these valuable metals are kept in the reserves. It is a paper note which performs the functions of money. तो ये पेपर नोट था जो functions मनी का परफॉर्म कर रहा था। और जो लोग थे उन्होंने नेशनल वेस्टेज जो डेप्रिसिएशन था मेटल कॉइन्स का उससे बचा लिया और उसे उन्होंने प्रोडक्टिव यूज में शुरुआत लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस। द सिस्टम इंस्पायर्स फुल पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी। People are aware of the fact that all the paper notes issued by the monetary authority are backed up cent percent मतलब 100% by gold and silver reserves. In the case of need, the public can immediately gets its notes converted into cash। तो यहाँ पे लोगों के पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि सरकार ये खुद कह रही थी कि अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप अपनी करेंसी को गोल्ड या सिल्वर कॉइन में आप इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि नो सेविंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, कहने का मतलब है कि एज पॉइंटेड आउट अबव, द पेपर नोट्स इशूड अंडर दिस सिस्टम आर 100% बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स। द मेटालिक रिजर्व्स कैन नॉट बी पुट इनटू एनी अदर यूज। कहने का मतलब यही है कि जो गोल्ड और सिल्वर है इस सिस्टम में वो जो मॉनेटरी अथॉरिटीज है उसे बैकअप करके रख लेती है और उसी बेसिस के ऊपर पेपर करेंसी इशू करती है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड और सिल्वर मॉनेटरी अथॉरिटीज ने अपने पास बैकअप करके रख लिया है तो इसका और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एज अ रिजर्व इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो एक डिसएडवांटेज है भाई, जिस चीज को आप किसी और चीज में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को और फायदा हो सकता है।
आगे कह रहे हैं लैक ऑफ इलास्टिसिटी। अंडर दिस सिस्टम द सप्लाई ऑफ पेपर मनी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड सो लॉन्ग एज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट केप्ट इन द रिजर्व। कहने का मतलब ये है कि लैक ऑफ इलास्टिसिटी मतलब जब मर्जी तब आप सप्लाई बढ़ा दो, जब मर्जी तब आप सप्लाई घटा दो, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, रीजन ये है कि भाई इसमें आप सिर्फ उतना ही पेपर मनी को सप्लाई कर सकते हो इस सिस्टम के अंदर जितना आप अपने गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व को बढ़ा सकते हो। और गोल्ड और सिल्वर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप सभी जानते हैं ये बात। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही कम पैमाने में उपलब्ध है, इसको हम अचानक से इसका रिजर्व बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि इसका रिजर्व नहीं बढ़ा पाएंगे तो भाई जरूरत के समय हम पेपर करेंसी की सप्लाई भी नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये एक और प्रॉब्लम था। द सिस्टम दस लैक्स इलास्टिसिटी। इफ द कंट्री नीड्स मोर मनी its supply cannot be increased unless and until equivalent amount of gold and silver are kept in the reserves. Consequently, the monetary authority finds itself unable to increase the money supply in the case of need. तो जो मॉनेटरी अथॉरिटीज थी ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब अनेबल होती थी, उसे ये महसूस होता था कि भाई जरूरत के समय भी हम पैसे की सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि इस सिस्टम में हम अपने गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स को नहीं बढ़ा पा रहे। ठीक है, आखिरी जो डिसएडवांटेज है वो है अनसूटेबल फॉर पुअरर कंट्रीज। तो जो गरीब देश हैं, जो पुअरर नेशंस हैं, उनके लिए ये सिस्टम सूटेबल नहीं है। कहने का मतलब सिंस जो पुअरर नेशंस हैं लैक एडिक्वेट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू अडॉप्ट दिस सिस्टम। दिस सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड ओनली बाय रिचर कंट्रीज। तो ये सिस्टम सिर्फ अमीर देशों के लिए था, गरीब देशों के लिए ये सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतना गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व था ही नहीं। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये था रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा अगले टॉपिक पे होगा, और अगला टॉपिक है हमारा कन्वर्टेबल पेपर मनी। ठीक है, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।